हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। वेलकम यू बैक टू डीकेएस ट्यूटोरियल। ये क्लास 11th अकाउंटेंसी का सेकंड वीडियो है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख के फिर आइएगा इस वीडियो पे, ताकि आपको ये वीडियो इजीली समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की जो है टोटल 4 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें से जो पहली ब्रांच होती है वो होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको क्या बताती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करती है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि बिजनेस ने प्रॉफिट किया है या लॉस, या फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो आपको अगर किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस आइडेंटिफाई करना है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़े उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। देन वी कम टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करती है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है या उसे कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। देन वी कम टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजर्स को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में और पॉलिसी फ्रेमिंग में। देन वी कम टू टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है टैक्स कैलकुलेट करने में, जैसे जीएसटी हो गया या इनकम टैक्स, और टैक्स को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है। Then we come to difference between bookkeeping and accounting। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग, अब हम डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो बुक कीपिंग केवल एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग का, और ये इनिशियल स्टेज है। मींस इसको किए बिना आप अकाउंटिंग की रिमेनिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम स्कोप की बात करें तो इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो इसका केवल पर्पज ये है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपके हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। और देन अकाउंटिंग की बात करें तो ये उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करता है, समराइज करता है, एनालाइज करता है, और उसमें से जो भी रिजल्ट निकलते हैं उन्हें कम्युनिकेट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को। अगर स्टेज की बात करें तो मैंने आपको बताया बुक कीपिंग क्या है, एक प्राइमरी स्टेज है। मींस बुक कीपिंग किए बिना हम अकाउंटिंग की बाकी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। बट अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो यहां पर आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, समराइज, एनालाइज, और it is not possible without this primary stage, so this is called secondary stage. Then if we talk about the objective, तो जो बुक कीपिंग है उसका ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना। बिजनेस के जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं या फिर ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। देन अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो इसका पर्पस होता है प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना। देन अगर हम नेचर की बात करें तो ये एक रूटीन या क्लरिकल वर्क है जिसे कंटिन्यूअसली परफॉर्म किया जाता है। और अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग एक एनालिटिकल वर्क है। एनालिटिकल वर्क का मतलब होता है कि इसमें हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस का मतलब होता है उसमें से रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए हमें उसे एनालाइज करना जरूरी होता है। देन अगर हम स्टाफ इन्वॉल्व की बात करें तो बुक कीपिंग को जूनियर लेवल स्टाफ भी मेंटेन कर सकता है। मींस जो कम स्किल्ड स्टाफ आपके होते हैं वो भी इसे मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है या फिर सीनियर स्टाफ की जरूरत होती है। Then we will discuss the qualitative characteristics of accounting information। तो जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है ना उसकी 4 मेन क्वालिटीज होती है बेटा। तो 4 मेन क्वालिटीज में कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 पे होती है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें आपने एक वर्ड पढ़ा वेरीफिएबल। वेरीफिएबल का मतलब होता है कि जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए आपके पास प्रूफ होने चाहिए। जैसे आपने कहा कि मैंने गुड्स जो टोटल परचेस किया वो 5 CR का परचेस किया, तो वो 5 CR के बिल्स आपके पास होने चाहिए। और आपने कहा कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 लाख रुपीस पे किया, तो 2 लाख रुपीस का बिल आपके पास, मींस एक इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। तो आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना उसको रिलायबल बनाने के लिए उसको वेरीफिएबल होना जरूरी है। मींस उसे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पे ही बनाना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस यूजर्स के
रिलेवेंट होनी चाहिए। रिलेवेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हूं, तो मैं क्या जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, या कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी क्या है। तो मुझे कंपनी को क्या प्रोवाइड करना चाहिए, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, नथिंग एल्स। इट मींस आपको अनयूजफुल या यूजलेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। देन द नेक्स्ट क्वालिटी इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, मींस आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, उससे होना चाहिए इजी, ताकि हर कोई उसे इजीली समझ सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स तरीके से इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट दूं तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे और उसे आप बीच में ही छोड़ देंगे। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, जिससे हर कोई समझ सके। जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स का ही बंदा हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे कॉमर्स का हो, या फिर वो कोई ऐसा अननोन पर्सन है, लेमैन है, जिससे अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी उसे इजीली समझ सके। इस तरीके से आपको अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहिए। देन इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कंपेरेबिलिटी, तो हमेशा आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए वो आपको 2 डिफरेंट सेशंस के लिए या 2 डिफरेंट पीरियड्स के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए। 2 डिफरेंट पीरियड्स के लिए क्यों, ताकि उसमें से कंपैरिजन किया जा सके। फॉर एग्जांपल आपने बताया कि प्रीवियस ईयर की हमारी जो सेल थी वो XYZ जो भी अमाउंट है, और करंट ईयर की जो सेल है वो ये है। तो हम इससे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो सेल है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसी तरीके से आपका जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है और करंट ईयर का प्रॉफिट है, तो उसमें जो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है या डाउनफॉल हुआ है। तो इस तरीके से कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है अगर आप 2 इयर्स का या 2 से ज्यादा इयर्स का डाटा प्रोवाइड करते हैं। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे डिस्कस करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग किस किस काम आती है। तो नंबर 1 पे है ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका अकाउंटिंग का, वो है आपके अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड हैं या फिर जो आपके ट्रांजैक्शंस है बिजनेस के, उनके रिकॉर्ड को सिस्टमेटिकली मेंटेन करना, ताकि उसमें से हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकें। तो जैसे आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें किस तरीके से जर्नलाइज किया जाए, कैसे लेजर में पोस्ट किया जाए, ये एक पर्पस होता है अकाउंटिंग का। नंबर 2 होता है आपका अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग द एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो अगर कोई फ्रॉड हुआ है या कोई एरर हुआ है तो उससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द help of accounting. Then accounting also play an important role in calculating profit or loss. तो प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, जिसको आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. It is possible with the help of balance sheet. Then the last, accounting provides useful information to its users. तो जो आपके यूजर्स होते हैं उन्हें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो काम है वो अकाउंटिंग करती है। Then we discuss the advantages of accounting. तो advantages of accounting में नंबर 1 पे है financial information about the business. Accounting आपको financial information देती है बिजनेस की। financial information का मतलब कि प्रॉफिट क्या था, लॉस क्या था, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, all these things you can get from accounting. Then assistance to management, और ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में और फ्यूचर की पॉलिसीज को फ्रेम करने में। देन इट ऑल्सो रिप्लेसेस मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि आपने 2 दिन पहले क्या खाया, या फिर आपने 1 हफ्ते पहले क्या खाया था, या फिर मैं आपसे पूछूं कि 1 महीने पहले क्या खाया था, और अगर आपसे पूछा जाए 1 साल पहले क्या खाया था, तो शायद आपको याद नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपने बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन आज किया है, हो सकता है आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 1 साल बाद वो याद न रहे, बट अगर आपने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है तो आप उसे इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं वहां से कि आपका ये ट्रांजैक्शन किस डेट पे हुआ,
आपने कितना पैसा दिया या कितना पैसा आपको मिला, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। तो ये क्या करता है कि जो चीजें आप अपने दिमाग में रख रहे थे, मेमोरी में रख रहे थे, उससे आपने रिप्लेस कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मींस आप अपनी पूरी जो डायरी रखते हैं ना, आपने देखा होगा, तो आप अपनी डायरी में क्या करते हैं, जो चीजें आपको याद रखनी है या फ्यूचर में उनको आपको रिकॉल करना है तो उसे आप अपनी डायरी में लिख के रखते हैं। इसी तरीके से जो हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, जिसके बेस पे हमें फ्यूचर में या तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है या किसी को कितना पेमेंट करना है या किससे कितना पेमेंट लेना है, इसे कैलकुलेट करने के लिए आप हर चीज अपने दिमाग में नहीं रख सकते, इसीलिए आप उसे रिप्लेस करते हैं अपनी मेमोरी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देन इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर का डाटा और करंट ईयर का डाटा क्या डिफाइन कर रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, या फिर आप प्रीवियस और करंट ईयर के डाटा को इजीली कंपेयर करके अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। Then it also facilitates settlement of tax liabilities. Means जो आपको टैक्स की लाइबिलिटीज पे करनी है, जैसे आपको जीएसटी पे करनी है या इनकम टैक्स पे करना है, तो वो कितना पे करना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर सेल एंड योर प्रॉफिट। तो ये भी आपको अकाउंटिंग की हेल्प से कैलकुलेट करने में इजी हो जाता है। देन इट फैसिलिटेट्स लोन। मींस अगर आपको लोन लेना है तो आपने देखा होगा जब भी आप बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक आपसे क्या मांगता है, बैंक आपसे मांगता है प्रीवियस ईयर की या करंट ईयर की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। तो इसके बिना आपको लोन भी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि बैंक भी क्या चाहता है, वो ये पता करे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके बेस पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। देन ये आपको हेल्प करता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो आप एज एन एविडेंस इसे प्रोवाइड कर सकते हैं कोर्ट को, ताकि जो डिसीजन है वो आपके फेवर में आ सके। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स अथॉरिटीज ने आपके ऊपर क्लेम कर दिया कि आपने टैक्स की चोरी की है, तो उस कंडीशन में आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोर्ट के सामने एज एन एविडेंस रख सकते हैं और आप उस मैटर से बाहर निकल सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं। Then we discuss the limitation of accounting. तो limitation of accounting में नंबर 1 पे है, accounting is not fully exact। क्यों नहीं होती अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट? हमने तो अकाउंटिंग को जब मेंटेन किया तो हमने तो इसलिए किया कि हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल सके। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी अकाउंटिंग होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आप ओवरलुक करते हैं। जैसे आपने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लिया। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मींस कि आपके जो मैनेजमेंट है उसकी एबिलिटी ज्यादा है, या फिर जो प्राइस लेवल चेंज होते हैं उसके कारण जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है ना अकाउंटिंग की, वो फुली एग्जैक्ट नहीं होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने एक बिल्डिंग आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए में खरीदी और उस एसेट को आपने अपनी बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए का शो किया हुआ है, बट क्या उसकी वैल्यू आज 10 लाख रुपए है? नॉट एट ऑल। ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई तो इट मींस आपकी टोटल एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ गई है, बट आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेम वैल्यूज लिखी हुई हैं, राइट? तो इस तरीके से जो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन दिख रही है या जो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिख रहा है वो फुली एग्जैक्ट नहीं है। देन अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। मींस मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया कि बिल्डिंग जो है वो आपने शो की 10 लाख रुपए खरीदी तो 10 लाख की लिखी, बट आज उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कुछ और है, बट आपकी अकाउंटिंग उसे इंडिकेट नहीं कर रही है, वो उसे उसकी कॉस्ट पे ही इंडिकेट कर रही है। देन अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जो मैंने आपको बताया कि आपका स्टाफ अच्छा है या क्वालिफाइड है, या फिर आपने किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया है जिसने ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करके और प्रॉफिट अर्न करके दिया हुआ है, तो ये चीजें आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। देन अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्राइस लेवल चेंज हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बिल्डिंग का ही एग्जांपल दिया, इसी तरीके से गुड्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो गुड्स हमने कभी परचेज किया सेल करने के लिए तो उसके प्राइस लेवल चेंज होते रहते हैं, बट हम उन चेंज होने वाले प्राइस लेवल को रिकॉर्ड नहीं करते, जिसके कारण नंबर 1 जो आपको मैंने बताया था, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। तो इस तरीके से ये आपकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। एक और लिमिटेशन है जो है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब ये विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? आपने देखा है एक लड़की को मेकअप के पहले और मेकअप के बाद, तो मेकअप के पहले लड़की कैसे दिखती है ना, और मेकअप के बाद कैसे दिखती है? तो ये है विंडो ड्रेसिंग। मींस वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के अपने आप को मेकअप करके
बेटर दिखाने की कोशिश करती है। इसी तरीके से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसमें भी जो इंफॉर्मेशन एक्चुअल है अगर वो प्रोवाइड कर दी जाए तो हो सकता है आपको नए इन्वेस्टर्स भी ना मिले, आपको लोन भी ना मिले, राइट। इसी तरीके से आप अगर विंडो ड्रेसिंग की बात करें तो वो उसी तरीके से मेकअप करके ही शो किया जाता है ताकि आपको लोन इजीली मिल सके, ताकि आपकी कंपनी की तरफ लोग इजीली अट्रैक्ट हो सके, ताकि आपको क्रेडिट फैसिलिटीज इजीली मिल सके, राइट। तो इसे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो कई बार आपके जो अकाउंटेंट हैं वो विंडो ड्रेसिंग के थ्रू भी आपकी बैलेंस शीट और आपके प्रॉफिट एंड लॉस को मेकअप करके बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं। देन द रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? टाइम के साथ साथ जो अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है या जो अकाउंटिंग का रोल है वो भी चेंज हो रहा है। आपके जो बिजनेस के डाटा हैं वो भी पहले श्रिंक थे, अब धीरे धीरे एक्सपैंड होते जा रहे हैं और इसके साथ साथ इनको मेजर करना, उनको क्लासिफाई करना, उनको समराइज करना उतना ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। इसीलिए आज की डेट में कहा जाता है कि जो अकाउंटिंग है ना वो रिगार्डेड है एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मींस हम लोग कह सकते हैं किसी भी बिजनेस की कोई लैंग्वेज हो सकती है, तो यस, बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।